जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 7 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ के लिए, क्योंकि पीडीएफ जो है वो आपको न्यूज़पेपर की एक कॉपी, उसी के साथ साथ जो हम लेक्चर्स लेते हैं उसकी पीडीएफ, और कौन बनेगा आया सीरीज जो है उसकी भी पीडीएफ, और उसी के साथ साथ जो एनसीईआरटीज मतलब जो भी वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर आते हैं उस सभी की आपको पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो इसीलिए टेलीग्राम पर आप फॉलो ज़रूर कीजिए, मयूर मोगरे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। और आप सभी को पता है कि जो एमएम एकेडमी है उसकी टी शर्ट का गिव अवे हो रहा है। तो गिव अवे के लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको जो इंस्टाग्राम है उस पर जाना है, फॉलो करना है, उसकी आपको स्टोरीज देखनी है, उसमें आपको डिटेल मिल जाएंगे। आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है। तो ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, लेकिन पहले वीडियो को पॉज जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए। आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। देखिए, जब हम एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं, इसमें पहला आर्टिकल नेचर ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में बात की जा रही है। देखिए, रिकवरी जो है वो किस तरीके से हो रही है, हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है। जैसे कि जो रिकवरी है वो अलग अलग हमें फॉर्मेट्स में देखने को मिलती है, अलग अलग शेप में देखने को मिलती है। कुछ होती है यू शेप्ड रिकवरी, मतलब कि पहले नीचे गई, फिर उसके बाद कुछ टाइम मिला और फिर उसके बाद ऊपर चढ़ने लगी, तो ये होता है यू शेप्ड रिकवरी। एक होती है वी शेप्ड रिकवरी, जहाँ पर नीचे आई और सडनली वैसे के वैसे ही ऊपर जाने लगी, ये हो गया वी शेप्ड रिकवरी। फिर आती है डब्ल्यू शेप्ड रिकवरी, मतलब यहाँ पर नीचे आई, थोड़ी ऊपर गई फास्ट, फिर और थोड़ा नीचे आई, फिर और उसके बाद ऊपर गई, फिर नॉर्मली जो है वो चलने लगी। एक कुछ होती है जेड शेप रिकवरी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग शेप की रिकवरी हमें देखने को मिलती है। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो इंडिया से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी शेप रिकवरी जो है वो नजर आएगी, मतलब कि जो हमारा नीचे गया है फिर से ऊपर जो है वो आ जाएगा और हमारी इकोनॉमी जो है वो नॉर्मल पर्सपेक्टिव पर काम करने लगेगी। अब इसके कुछ आसार भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि जो अगर हम हमारी जीडीपी देखते हैं तो जीडीपी अगर फर्स्ट क्वार्टर की हम बात करते हैं तो -24% के आसपास जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी। अभी यहाँ पर 7.5% जो है उससे कॉन्ट्रैक्ट होती हुई हमें देखने को मिल रही है ना, सेकेंड क्वार्टर में। तो इस तरीके से जो ग्रोथ है जीडीपी की वो भी यहाँ पर रिकवर्ड हो रही है, हमें देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग द कंजम्पशन। मतलब अगर आप देखोगे डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पर डायरेक्ट बोलिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलिए, सब यहाँ पर रिकवर्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मंथली एक्सपेंसेस है पर कैपिटा कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर क्या है, नॉन फूड आइटम्स के लिए है ना, उसी के साथ यहाँ पर सभी फूड आइटम्स अगर आप देखते हो, यहाँ पर डेयरी मीट अगर आप देखते हो, सीरियल्स पल्सेस देखते हो, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर सभी पर आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना, सभी पर। क्योंकि देखिए फूड आइटम्स ऐसा होता है कि वहाँ पर आप ज़्यादा नीचे जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो बेसिक नेसेसिटी है, वो आपको उसका खर्च करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ये तो ऊपर देखने को मिल ही रहा है, लेकिन नॉन फूड आइटम्स अगर हम देखते हैं तो शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला था, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, है ना। लेकिन फिर उसके बाद इसका राइज जो है वो देखिए किस तरीके से हुआ, पूरा वी शेप्ड राइज जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इकोनॉमी जो है उसमें वी शेप्ड रिकवरी जो है उसके आसार देखने को मिल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर हमें बेसिकली देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो ईयर ऑन इनकम चेंज, अगर हम अप्रैल 2020 जुलाई 2020, तो इस तरीके से देखिए कैसे सडनली चेंज हो रहा है। बस यही सारी चीज़ें हैं, बाकी फर्दर डिटेल जो है इकोनॉमिक सर्वे में हमें देखने को मिल ही जाते हैं, है ना। यहाँ पर ये सारी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करके कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पर रोहिंग्या की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, और बेसिकली उनको शिफ्ट कहाँ पर किया गया है, ये सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से पता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको यहाँ पर एनालिसिस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछने की संभावना कम होती है। फैक्चुअल जो क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड, वो ज़्यादा इसमें से निकल कर आते हैं। अगर हम बात करते हैं आइडियाज पेज की और एडिटोरियल पेज की, तो देखिए कुछ खास न्यूज़ आर्टिकल जो है वो तो देखने को नहीं मिल रही है। अगर आप देखोगे जो फार्मर्स है उनकी प्रोटेस्ट जो है वो चल रही है। अब अलग अलग सेलिब्रिटीज जो है वो भी फार्मर्स को यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहे हैं, मतलब दिलजीत बोल दीजिए, उसी के साथ साथ अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ है वो सभी आ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये जो प्रोटेस्ट है मीडिया अटेंशन काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। अब मीडिया अटेंशन भी है वो भी बटा हुआ है, खैर उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर मीडिया अटेंशन जो है वो मिल रहा है। अब उसी वजह से जो एडिटोरियल्स है, जो आर्टिकल्स है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि आप सोचिए कि यहाँ पर जो 4 लोग हैं उन्होंने मिलकर एडिटोरियल जो है वो लिखा है। यहाँ पर आप देखिए अगेन फार्मर जो उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, मतलब कंटिन्यूसली जो फार्मर्स हैं उनसे रिलेटेड बातें हो रही है, और फार्मर के बारे में डिटेल में हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है।
है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ पर बेसिकली कुछ अलग अलग सेक्टर्स की बात की गई। ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे हम शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने की ज़रूरत है। नहीं तो फालतू की चीज़ें कुछ याद रखने की या फिर डिस्कस करने की कोई ज़रूरत है नहीं। उसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यू क्लाइमेट, यहाँ पर क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इसके बारे में देख लेंगे। उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं द हिंदू के, तो द हिंदू में ये वाला जो आर्टिकल है, नथिंग न्यू अबाउट ट्रम्पिज्म, ठीक है। तो ये ट्रम्पिज्म के बारे में फिर से बात हो रही है। यूएसए के ट्रम्प के बारे में कितने करोगे यार, हो गया अब उसका टाइम गया, उसको जीने दो। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी देने की बात कर रही है, जो यहाँ पर मिनिमम वेजेस जो है वो प्रोवाइड करने की बात कर रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, द हिंदू पे जब हम आते हैं तो क्रिटिसिज्म जो है वो तो अनिवार्य है, क्रिटिसिज्म जो है सरकार का वो तो होना ही है। तो यहाँ पर क्या क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की यहाँ पर गवर्नमेंट बात कर रहे हैं, ऐसा बोले तो उनको मिल रहा है जहाँ पर 10 वर्कर से ज़्यादा काम करते हैं, मतलब कि 10 वर्कर से ज़्यादा हो तो आपको सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन 80% जो है वो ऐसे हैं जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी मतलब 10 से कम ही लोग हैं, मतलब बहुत ही कम हमें मार्जिन में जो ऑर्गेनाइजेशन से देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी चली गई। 80% लोगों की सोशल सिक्योरिटी चली गई, आप खुद सोचिए। मिनिमम वेजेस अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 30% लोग ऐसे हैं जिनको मिनिमम वेजेस जो है वो मिल रहे हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बीजेपी बिग टिकट टू तेलंगाना, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। कल्चरल एंड पीस, है ना, इंडिया स्टैंड अगेंस्ट यूएन सिलेक्टिव, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पर क्या बोला गया है, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया है, वो तो हम शॉर्ट में देख लेंगे। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट होल्ड किए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है कमिटी, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये सारी इकोनॉमिक सर्वे जो उसमें कवर हो ही जाता है, इकोनॉमिक चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में कवर हो ही जाती है। तो फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए, रोज़ रोज़ का पढ़ के टेस्ट मैच नहीं खेलना है हमें क्या खेलना है, हमें T20 खेलना है भैया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमें आर्टिकल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले MM एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी चल रहा है। उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, बहुत सारे कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ये सब कुछ आपको मिल रहा है कम से कम प्राइजेस में, लेकिन प्राइजेस जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि 11th से जो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर हम रोहिंग्या इश्यूज के बारे में देखने की कोशिश करते हैं। हमारे GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर बात क्या हो रही है, रोहिंग्यास की बात हो रही है। रोहिंग्यास के बारे में इससे पहले क्या आपने कभी पढ़ा है, क्या इससे पहले आपने सुना है? आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल पढ़ा है, हम कई सालों से रोहिंग्या के बारे में पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पर जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, अब जो एक्ट में तब्दील किया गया है, इसमें भी रोहिंग्या इशू आया था। अब आप बोलोगे इसमें कहाँ रोहिंग्या इशू आया था, इसमें तो कोई रोहिंग्या इशू नहीं था। लेकिन इसमें बेसिकली बात की गई थी सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की, जो माइनॉरिटीज़ है उनको। अब इसमें से जो मुस्लिम्स है उनको नहीं लिया गया था, इसमें ऐड नहीं किया गया था। अब रोहिंग्या अगर हम देखते हैं तो ये फिर पार्लियामेंट में हुआ था कि जो रोहिंग्या है वो भी तो माइनॉरिटी है, उनको आप क्यों यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करने की बात नहीं कर रहे हो। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आ रही थी। तो रोहिंग्या जो है वो कंटिन्यूसली न्यूज़ में देखने को मिल रहे हैं। खासकर अगर हम देखते हैं तो ओरिजिन जो है वो म्यांमार में हमें देखने को मिलता है। अब हुआ क्या है, देखिए, जो बसंतचार है एक साइट है बांग्लादेश में, जहां पर रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो है उनका भेजना शुरू हो गया है ओवर क्राउडेड कॉक्स बाजार कैंप से। अब कॉक्स बाजार कहाँ पर है, देखिए, यहाँ पर आपको म्यांमार जो है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिल रहा है। ये तीन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से अगर आप ये वाला रेड इसमें देखो ना, ये जो रेड इसमें आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आप देखो पूरा का पूरा, तो ये हमें देखने को मिलता है रखाइन स्टेट, ठीक है। अब इसमें जो रोहिंग्याज है वो रहते थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये लोग सीधे फ्ली होकर, ये जो कॉक्स बाजार आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए, ये जो कॉक्स बाजार आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर चले गए।
कॉक्स बाजार कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। अब यहाँ पर रोहिंग्या जाकर रहने लगे, लेकिन अब ये जो जगह है ये ओवर क्राउडेड हो चुकी है। इसीलिए अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो बांग्लादेश है उन्होंने सोचा है कि अब इनको यहाँ से हटाकर जो बसन चार है वहाँ पर हम लेकर जाते हैं। एस्टिमेट किया जा रहा है मोर देन 8 लाख रोहिंग्याज जो है वो कैंप में रहते हैं। मतलब सोचिए कितना ज़्यादा है। तो म्यांमार को कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बे ऑफ बंगाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पर है भसन चार, कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली ये जो है बांग्लादेश है, इसके आसपास हमें यहाँ पर जो कॉक्स बाज़ार है यहाँ पर देखने को मिलता है, ये है कॉक्स बाज़ार। अब यहाँ से उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है, ये आप रेड देख रहे हो, यहाँ पर ले जाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ से वो जर्नी जो है वो शुरू करते हुए यहाँ पहुँचने वाले हैं। अब यहाँ पहुँचेंगे तो ये जो है भसन चार, यहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया है बेसिकली आप देखो कि आइलैंड है ना, एक आइलैंड है। तो यहाँ पर ये वाला जो एरिया है तो यहाँ पर उनको रहने को दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? शेल्टर जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये प्लेस आइलैंड है, मोर मड फ्लैट। अब ये वल्नरेबल है, जो टाइड्स होते हैं, फ्लडिंग होती है, क्योंकि देखिए आइलैंड है। अब यहाँ पर टाइड्स फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये जो जगह है ये वल्नरेबल हो जाती है। ये माउथ ऑफ रिवर मेघना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो बसन चार है वो कौन से रिवर के माउथ पर है। तो ये कौन से रिवर के माउथ पर है? मेघना रिवर जो है इसके माउथ पर है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर शेल्टर्स, हॉस्पिटल्स, मस्जिद ये सारी की व्यवस्था की हुई है। ठीक है। अब रोहिंग्या की जब हम बात करते हैं तो म्यांमार जो है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है एज ए इंडिजीनियस ग्रुप और उनको बंगालीज करके रेफर करता है। मतलब इनको इंडिजीनियस ये हमारे ग्रुप है ही नहीं। इसीलिए क्या हुआ कि काफ़ी साल पहले क्रैकडाउन जो है वो हमें देखने को मिला। आर्मी और जो ग्रुप है अखरन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, म्यांमार इनको इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप जो है वो घोषित किया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ नजर आया, जिसके बाद से बहुत सारे रोहिंग्या जो है उनको निकाल दिया गया और वो भागकर जो कॉक्स बाजार है वहाँ पर चले गए थे। तो इस तरीके से पूरी जर्नी जो रोहिंग्यास की वो हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर रिवर का नाम इंपॉर्टेंट है, ये जो नाम है बसन चार ये इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट है, और ये आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं न्यू मैप फॉर द एंड ऑफ ऑयल एज, ये अगर हम देखते हैं जीएस पेपर 2 बोलिए 3 बोलिए, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। अब फर्स्ट इसमें हमने कुछ यहाँ पर क्या किए हैं, फर्स्ट कुछ चैलेंजेस या फिर कुछ जो रोड मैप है जो हमें पता रहने चाहिए वो क्या है। फर्स्ट है यूएस शेल रिवॉल्यूशन। मतलब क्या है, जहाँ पर यूएस जो है उसकी शेल कंपनी जो ऑयल की शेल कंपनी जो है वो वहाँ पर पैदा हो गई। मतलब यूएसए अगर आप पहले देखोगे तो मेजर इंपोर्टर था ऑयल का, लेकिन अब सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर जो है बन चुका है। यूएसए ने तो इंडिया को भी बोला था ना कि आप हमसे यहाँ पर ऑयल जो है वो खरीदो, आपको सस्ते दाम में दे देंगे, यार थोड़ा सा देख लो मोदी जी। इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिली है। सेकेंड अगर हम देखते हैं लिवरेजिंग, मतलब कि मैक्सिमम एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना रशिया के द्वारा गैस एक्सपोर्ट्स को, जो उसके फॉर्मर मेंबर्स रहे सोवियत यूनियन के, उनको कंपेल करना कि वो उनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहे, है ना। जिससे कि क्या होगा कि रशिया को यहाँ पर फायदा हो जाएगा, क्योंकि रशिया जो है वो भी यहाँ पर लेकर जाता है ना। और क्या हो रहा है, रशिया पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, जैसे ईरान पर सैंक्शंस लगाए गए हैं, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इसका जो ऑयल है उसमें यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। थर्ड अगर हम देखते हैं चाइना का जो असर्शन है ऑफ इट्स राइट ओवर साउथ चाइना सी, क्योंकि साउथ चाइना सी अगर आप देखोगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मतलब रिसोर्सेस है वो देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो साउथ चाइना सी है वो जो मतलब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को, एनर्जी इंपोर्टर्स है, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर अगर चाइना क्लेम करता है तो ये भी एक बहुत बड़ा जो एक समस्या है वो हो रही है। फोर्थ अगर हम देखते हैं सेक्रेटरी एंड स्ट्रीफ इन द मिडल ईस्ट, जो यहाँ पर वॉलेटाइल एंड फॉलिंग ऑयल प्राइजेस से यहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आप देखिए ना, ईरान देखिए, सऊदी अरेबिया देखिए, यमन देखिए, ओमान देखिए, कंटिन्यूसली यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलते रहता है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ देखो वहीं पर सऊदी अरेबिया और जो यूएई है और ईरान जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूसली वहाँ पर हो रहे हैं। फिफ्थ है पेरिस क्लाइमेट समिट, है ना। इसका यहाँ पर पब्लिक सेंटिमेंट, इन्वेस्टमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस सभी पर यहाँ पर इम्पैक्ट हो रहा है।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स, ये कुछ चीज़ें जो है वो ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या करना चाहिए, न्यू मैप सजेशंस इंडिया के लिए। तो रिन्यूएबल एक्सेस में न्यू मैप यहाँ पर 2 पॉलिसी इनिशिएटिव जो है प्रोवाइड करता है किसको, इंडिया को। इंडिया जो है उसने अपना वर्ल्ड स्केल कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है फोटोवोल्टिक और बैटरी स्टोरेज का करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि अपने आप ये ऊपर आ जाएगा। इंडिया जो उसे क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर बनाना चाहिए, जिससे कि बहुत अच्छा चेंज जो है वो यहाँ पर लाया जा सके हमारे पूरे सिनारियों में, जो रिन्यूएबल एक्सेस है उसमें। तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है जो आप ऐड कर सकते हो आपके इसमें। बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बोला गया तो इंडिया ने क्या करना चाहिए वो आपको ऐसे ही मिल जाएगा नेट पे भी, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम सारी चीज़ें देखेंगे MM एकेडमी ऐप पर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं यहाँ पर RBI होल्डिंग इंटरेस्ट रेट। RBI ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखा है। हमारे GS पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये होल्ड कौन करता है, RBI कर रहा है, मतलब क्या, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कर रही है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, यहाँ पर आपको मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी दिखाई देगी। क्या है उसमें, कौन से लोग होते हैं, RBI गवर्नर और 2 RBI के लोग और 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड। मतलब क्या है, मतलब है कि 3 होते हैं RBI से और 3 होते हैं गवर्नमेंट से ही, गवर्नमेंट नॉमिनेटेड लोग होते हैं, है ना। अब पहले की हालांकि हमने बहुत बार डिस्कशन किया हुआ है इसका, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर 3 जो RBI गवर्नर होते हैं, 3 RBI से जो मेंबर्स होते हैं उसमें से एक होते हैं RBI गवर्नर। अब RBI गवर्नर जो है ये हेड करते हैं, मतलब ये यहाँ पर चेयर करते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। उसी के साथ जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है, जो भी निर्णय लिया जाता है वो मेजॉरिटी से लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्या क्या करते हैं तो देखिए, इसमें हमें जो RBI है, देखिए 2 हमारे पास चीज़ें हैं, एक तो है RBI और दूसरा है हमारे पास गवर्नमेंट। RBI जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है और गवर्नमेंट जो है फिस्कल पॉलिसी लेकर आती है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में ये सब चीज़ें हमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड देखने को मिलती है। अगर हम गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी देखते हैं तो उसमें जो टैक्सेस है उसके बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बैरियर्स, ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है। तो जब हम RBI के मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो इसमें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हम इकोनॉमी बजट में देख ही लेते हैं, ये अगर हम देखें तो इसमें हमें देखने को मिलता है जो क्वांटिटेटिव है उसमें बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, लिक्विड एडजस्टमेंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्मिनोलॉजी डिटेल में हम जो हमारे इकोनॉमी के लेक्चर जल्दी शुरू होने वाले हैं उसमें देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रेपो रेट की, क्योंकि अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करते हैं कि उन्होंने यहाँ पर रेट जो है वो सेम रखे या चेंज किए, तो खासकर हम बात कर रहे हैं रेपो रेट्स की कि उसमें चेंजेस क्या किए गए हैं। तो रेपो रेट क्या होता है, कई बार हमने देखा हुआ है, शॉर्ट में और एक बार देख लेते हैं, किसी का कुछ जाएगा नहीं लेकिन नॉलेज ही मिलेगा। अब देखिए, एक है आम इंसान, ठीक है, एक है आम इंसान मतलब मैंगो पीपल, ठीक है। एक होते हैं खास, एक होते हैं खास, है ना, मतलब भाग मिल्खा भाग टाइप के। और यहाँ पर एक होते हैं RBI गवर्नर, ठीक है। और यहाँ पर ये है बैंक। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, जो आम इंसान है वो क्या करता है, वो बैंक में जो भी उसको पैसा मिला है वो अपने घर पे रखता है क्या, नहीं, वो बैंक में जमा करता है। अब ये जो महाशय हैं इन्होंने यहाँ पर 100 रुपये जो है वो बैंक में जमा कर दिए, क्योंकि 100 रुपये कमाए। अब ऐसे करते 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 बैंक में अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि बैंक में 100 ही रुपये जमा हुए हैं, ठीक है। अब ये बैंक जब ये पैसा ले रही है तो इसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। मतलब अगर बैंक यहाँ पर 3% इंटरेस्ट रेट दे रही है, ठीक है, इन्होंने जमा करने के, तो मतलब इनको वापस जब करेगी बैंक तो कितने करेगी, 103 रुपये करेगी। इतना आपको समझ में आ गया। अब बैंक को देना है 103, अब बैंक क्या यहाँ पर समाज सेवा कर रही है, नहीं, तो बैंक क्या करेगी, ये जो 103 रुपये देना है तो ये 100 रुपये को कैसे हम 105 में बदल सकते हैं कि हम जब 103 देंगे तो हमें 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो बैंक क्या करती है, बैंक देती है लोन, किसको देती है, खास लोगों को। तो अब यहाँ पर जब लोन प्रोवाइड कर रही है तो लोन यहाँ पर 100 रुपये क्या करेगी, बैंक लोन देगी इसको, है ना। अब यहाँ पर बैंक इस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, इंटरेस्ट रेट इसने चार्ज कर ली 5%। मतलब क्या है कि ये जब लोन वापस करेगा, इन केस अगर करेगा तो यहाँ पर इसको 105 रुपये वापस करने पड़ेंगे। 105 रुपये, यही 100 रुपये ने पे बैंक ने 105 रुपये कमाई, ये आदमी को 103 दे दी, 2 रुपये अपने पास प्रॉफिट के रख दी।
इतना आपको समझ में आ गया, इतना पूरा पिक्चर क्लियर है। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर यहाँ पर ये जो इंसान है इसे 100 रुपये जमा किया, लेकिन ये जो मांगने वाले लोग हैं काफ़ी ज़्यादा हो गए लोन मांगने वाले, और इनको 100 नहीं बल्कि 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ रही है, तब ऐसे सिनारियों में क्या होगा? तो बैंक क्या करेगी? बैंक आरबीआई से पैसा लेगी। बैंक क्या करेगी? आरबीआई से पैसा लेगी। और आरबीआई से जब पैसा लेगी, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर बैंक ने आरबीआई से 1000 रुपये ले ली। अब आरबीआई यहाँ पर फ्री में बांट रहा है क्या? नहीं, आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो आरबीआई ने समझ लीजिए कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है 5% का, ठीक है, 5% का चार्ज किया है। अब यहाँ पर बैंक को वापिस जब ये 1000 रुपये करने पड़ेंगे, तो फ़र्ज़ कीजिए कि 1050 रुपये जो है ये यहाँ पर बैंक को आरबीआई को देने पड़ेंगे। अब ये 1050 देने पड़ रहे हैं, तो अब यहाँ पर बैंक क्या करेगी? बैंक यहाँ पर जब लोन देगी तो फिर पहले तो इससे 5% इंटरेस्ट रेट से बैंक ने लोन दी थी, है ना, लेकिन अब यहाँ पर 5 देगी क्या? नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 5% तो आरबीआई को देना है। तो ये यहाँ पर क्या करेगी? इसको 8% कर देगी। इसको क्या करेगी? 8% कर देगी। मतलब क्या? मतलब जब ये वापस देगा 1000 रुपये, तो यहाँ पर 1080 जो है ये वापस करना पड़ेगा बैंक को, आरबीआई को 1050 देना पड़ेगा। मतलब बीच में कितना? 30 रुपये का प्रॉफिट कौन कमाएगा? बैंक कमाएगी। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से बैंक जो है अपना प्रॉफिट कमाती है। अब यहाँ पर ये बैंक आरबीआई ने 5% रखा तो ये 8% हो गया। आरबीआई अगर यहाँ पर 3% कर देती है तो ये यहाँ पर 5% कर देगी। आरबीआई अगर यहाँ पर 8% कर देती है तो ये यहाँ पर 10% कर देगी। मतलब बैंक अपने ब्याज दर जो है वो आरबीआई पर डिपेंड रहते हैं कि आरबीआई अपना रेपो रेट, क्योंकि यही क्या है? यही है रेपो रेट, और यही रेपो रेट पर बैंक के ब्याज दर जो है वो भी डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, इन केस हम बोल सकते हैं कि हाँ डिपेंडेंट होते हैं। तो अब यही चीज़ का फ़ायदा आरबीआई उठाती है जो इन्फ्लेशन है उसको कम करने के लिए, मतलब मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करने के लिए। कैसे? अब यहाँ पर फ़र्ज़ कीजिए आरबीआई है, आरबीआई ने यहाँ पर 5% रखा, ठीक है, बैंक ने यहाँ पर समझ लीजिए कि 8% रखा ब्याज दर अपना। अब यहाँ पर आरबीआई ने क्या किया? अपने ब्याज दर बढ़ा दिया, 8% कर दिए। बैंक ने अपने ब्याज दर बढ़ा दिए, 10% कर दिए। अब 10% पर कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, लोन लेगा ही नहीं। लोन नहीं लेगा तो खरीदी नहीं होगी, खरीदी नहीं होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर आरबीआई ने क्या किया? अपने ब्याज दर कम कर दिए, 3% कर दिए। बैंक ने अपने ब्याज दर कर दिए 5%। अब यहाँ पर ज़्यादा लोग जो है वो लोन लेंगे, खरीदी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इस तरीके से आरबीआई इन्फ्लेशन को कम ज़्यादा जो है वो कर सकती है अपने रेपो रेट से, और यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर जो आरबीआई है उसने अपने ब्याज दर स्टैग्नेंट रखे, मतलब अपने रेपो रेट स्टैग्नेंट रखे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है ना, इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर अपने ब्याज दर उसने कांस्टेंट रखे हैं। लेकिन जो ग्रोथ है, क्योंकि आरबीआई का 2 मकसद होते हैं, एक तो होता है कि उसको इन्फ्लेशन भी देखना पड़ता है, 4 ± 2 इतना इन्फ्लेशन रहना चाहिए, प्लस जो ग्रोथ है वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर लोगों को खरीदने नहीं देंगे तो ग्रोथ हो पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि लोगों का खरीदना ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पर तो इन्होंने कम करना चाहिए था जिससे कि ज़्यादा लोग खरीदे, लेकिन इन्फ्लेशन जो उसका भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, जहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो भी हाई है और जहाँ पर ग्रोथ जो है वो भी लो है। तो ये चीज़ हमें मोस्टली देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अलग अलग टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, उसके इफेक्ट्स मॉनेटरी और फिजिकल के। टूल अगर आप देखो इंटरेस्ट रेट है, इफेक्ट अगर आप देखो कॉस्ट ऑफ बोरिंग, मॉर्गेज, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो हायर इंटरेस्ट रेट, ये होम ओनर्स सेवर्स को बेनिफिट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से किसको बेनिफिट जो है वो करता है। अब देखिए यहाँ पर डिसीजन लिया गया है कि हम यहाँ पर सेम रखने वाले, कांस्टेंट रखने वाले। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पर रिकवरी जो है, साइन ऑफ रिकवरी जो है वो तो ठीक है हो रही है, लेकिन उसी के साथ साथ जो इन्फ्लेशन है उसका भी डर जो है वो मंडरा रहा है। मतलब एक्सपेक्टेशन है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, रिमेन एलिवेटेड, ठीक है, 6.3 बेसिकली 4 ± 2 मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में रहना चाहिए, लेकिन 6 से ऊपर इन्फ्लेशन जो है वो रहेगा ऐसा माना जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, रिसेंट इंक्रीज जो हुआ है प्राइस में आयरन ओर के, स्टील के, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के, इसकी वजह से क्या हुआ है, जो इन्फ्लेशन है उसके प्रेशर पर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है इकोनॉमी टू श्रिंक बाय ओनली 7.5% 12 मंथ्स, जो मार्च में खत्म हो रहा है। ठीक है, पहले उसने ज़्यादा किया था, अब यहाँ पर उसने कम कर दिया कि भाई रिकवरी जो है वो अच्छी खासी हो रही है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया आपको? बेसिक टर्म्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं, बाकी इकोनॉमी सेक्शन में देख लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है कल्चर एंड पीस, ठीक है, ऑन इंडिया स्टैंड।
तो यहाँ पर बेसिकली बात किसके बारे में हो रही है, यूएन अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, UNAOC ऑफ कल्चर एंड पीस, तो इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। इंडिया ने यहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया है कि यहाँ पर ये काफ़ी सिलेक्टिव है अपने क्रिटिज़म को लेकर, मतलब जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जुडिज़म है, उनके ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, ऐसा ये बोलते हैं, बाकी जो रिलीजन इनको दिखते नहीं है, ऐसा यहाँ पर क्रिटिज़म जो है इंडिया के द्वारा किया गया है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि किसने क्या बोला है, किसने क्या किया है, ये बॉडी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ये उनकी वेबसाइट है, उनके वेबसाइट से ही हमें यहाँ पर जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट अस में अगर हम देखते हैं तो UNAOC इस्टेब्लिश की गई 2005 में। ये पॉलिटिकल इनिशिएटिव है। कोफी अनन जो फॉर्मर UN सेक्रेटरी जनरल एंड को स्पॉन्सर्ड रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड टर्की के, ओके। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हाई लेवल ग्रुप जो है एक्सपर्ट की, ये और को स्पॉन्सर्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन एंड टर्की। हाई लेवल ग्रुप है एक्सपर्ट्स का। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे 2006 की रिपोर्ट, हाई लेवल ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं 4 प्रायोरिटी एरियाज, एजुकेशन, यूथ, माइग्रेशन, मीडिया। लेकिन उसके बाद जो वुमेन है उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर पिलर्स अगर हम देखते हैं तो यूथ, मीडिया, माइग्रेशन, एजुकेशन एंड वुमेन एज पीस मीडिएटर, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यही इसमें से ही आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पर इंडिया का जो कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर जो रिलीजियस हेट्रेड है, उनके विक्टिम जो होते हैं वो पर्टिकुलर एक सेट ऑफ रिलीजन को ही बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सभी रिलीजन जो फेस कर रहे हैं वायलेंस, उन सभी को आप इंक्लूड कीजिए। और अलग अलग कंट्रीज़ में अगर कोई दूसरे रिलीजन को भी दबाव में रखा जा रहा है, अगर कोई दूसरे रिलीजन को भी यहाँ पर वायलेंस फेस करना पड़ रहा है, उनके बारे में भी आप बताइए। आप सिर्फ यहाँ पर आ जाकर जो पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी है उन्हीं के बारे में बता रहे हो, ऐसा यहाँ पर इंडिया की तरफ से बोला गया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहाँ पर नए टैरिफ स्ट्रक्चर जो है पाइपलाइन गैस के लिए वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं बेसिकली। अभी देखिए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड जो है उसने यहाँ पर नोटिफाई किए हैं नए टैरिफ स्ट्रक्चर 14 नेचुरल गैस पाइपलाइंस के लिए, जो यहाँ पर कॉस्ट जो है नेचुरल गैस की वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर चेंज जो है वो क्या हो सकता है, देखिए अंडर द न्यू यूनिफाइड टैरिफ स्ट्रक्चर बायर्स यहाँ पर उनको चार्ज किया जाएगा फिक्स टैरिफ जो गैस है ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन 300 किलोमीटर्स ऑफ सोर्स, और फिक्स टैरिफ अगर 300 किलोमीटर्स के बियॉन्ड है सिंगल पाइपलाइन नेटवर्क पर। तो इससे क्या है, जो बायर्स
मल्टीपल पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर लाइकली टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके वजह से अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो कोस्ट है उससे हटकर अलग अलग जगहों पर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो हो सकती है, जिससे कि ओवरऑल यहाँ पर सेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है। डिटेल में ये और एक्सप्लेन सेक्शन में खेलने वाला है इसके साथ, या फिर हम देख सकते हैं कि एडिटोरियल आर्टिकल में इसके बारे में देखने को मिलने वाला है। तो इसलिए ज़्यादा इस पर बहस ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे जो न्यूज़पेपर है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं तो कुछ खास न्यूज़ जो है हमें नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर एक रोशनी लैंड स्कैम जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको याद है जम्मू एंड कश्मीर के रोशनी एक्ट के बारे में हमने देखा था, तो वहाँ पर ये स्कैम जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 101 PSUs जो है उनको 155 करोड़ सैलरी स्टाफ जो है उसके में से PM फंड में दिया गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई साहब PM फंड जो है वो क्या पब्लिक अकाउंट नहीं है, ये चीज़ यहाँ से निकल कर आती है। तो इस पर भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। बाकी अगर हम देखते हैं तो इतने कुछ खास न्यूज़ नहीं है। बाकी जो सिटी न्यूज़ है वही देखने को मिल रही है, जो सिटी न्यूज़ है वही यहाँ पर निकल कर आ रही है, तो वो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट एंड पॉलिसीज़ जो होती है, पॉलिटिक्स होती है, उसमें यहाँ पर देखिए कुछ बॉडीज़ ज़्यादा खास निकल कर आ रही है, जैसे कि NHAI है ना, उसी के साथ NGT है। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं, ये कुछ जो न्यूज़ है वो यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। ओके, और यहाँ पर INS विराट जो है उसके बारे में बात की गई, तो आपको INS विराट जो है उसके बारे में पता रहना चाहिए। देखिए क्या होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, आपको जो बॉडीज़ है ये सारी चीज़ें होती है, ये आपको पढ़ना पड़ता है, ना कि फालतू की चीज़ें जो आप कर रहे हो। ठीक है, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो CBI जो है उसके बारे में हमें देखने को मिलता है ना, तो CBI के बारे में काफ़ी न्यूज़ में रहता है वो, उसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। वर्ल्ड न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो उसमें भी कुछ ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो है हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वही वैक्सीन, ये सारी चीज़ें, USA की न्यूज़, ये सब के बारे में ही देखने को मिलता है। इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो उसमें जैसा मैंने आपको कहा था, न्यू टैरिफ स्ट्रक्चर जो है पाइपलाइन का वो यहाँ पर आया है। विवाद से विश्वास स्कीम जो है, जो बजट में पेश की गई थी, जहाँ पर कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसका यहाँ पर किया जाएगा। देखिए मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है बजट में आई जाती है ना, तो इसलिए क्या है, बजट इकोनॉमिक सर्वे में आई जाती है। इकोनॉमिक सर्वे में विवाद से विश्वास के बारे में आ जाएगा, है ना, अलग अलग चीज़ों के बारे में आ जाएगा, तो उसमें कवर हो जाता है, तो आपको निश्चिंत रहना है। और स्पोर्ट्स में भी कुछ खास नहीं है। तो इस तरीके से हमें टोटल ओवरऑल पेपर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।